कोह-ए-नूर एक ऐसा नाम जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़, पर इसकी बेमिसाल चमक के पीछे सदियों की सबसे पेचीदा और खून से लिखी गई कहानियां छिपी हैं। ये सिर्फ एक हीरा नहीं है, ये तो गुजरे हुए वक्त का एक खामोश गवाह है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये है क्या? क्या ये सिर्फ एक बेशकीमती पत्थर है, या फिर ये सत्ता, जीत और एक ऐसी विरासत का प्रतीक है जिस पर आज भी इसी वक्त दुनिया भर में बहस चल रही है? तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए इसके आज के पन्ने से शुरू करते हैं, जहां ये हीरा एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। आज की तारीख में कोह-ए-नूर लंदन के टावर में ब्रिटिश शाही खजाने के बीच पूरी शान से सजा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक नुमाइश की चीज नहीं है, ये ब्रिटेन की शाही ताकत का एक बहुत बड़ा सिंबल है। और बस यही एक बात इसे इतना ज्यादा विवादास्पद बना देती है। जरा सोचकर देखिए, एक हीरा और उस पर हक जताने वाले 4 देश। भारत का दावा है कि ये गोलकुंडा की खादानों से निकला था, इसलिए ये उसकी विरासत है। वहीं पाकिस्तान खुद को सिख साम्राज्य का वारिस बताकर इस पर अपना दावा ठोकता है, क्योंकि लाहौर तो अब पाकिस्तान में है। और उधर अफगानिस्तान इसे दुर्रानी साम्राज्य की खोई हुई दौलत मानता है। अब ब्रिटेन की तरफ से देखें तो उनका पक्ष एकदम साफ और सीधा है। वो कहते हैं कि 1849 की लाहौर की संधि के मुताबिक ये हीरा कानूनी तौर पर उन्हें सौंपा गया था। उनके लिए बात यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी इतनी सीधी है नहीं। भारत और बहुत से इतिहासकार ये तर्क देते हैं कि वो संधि कोई बराबरी का सौदा थी ही नहीं। जिस महाराजा दिलीप सिंह ने उस पर दस्तखत किए वो सिर्फ 10 साल के थे और उनका साम्राज्य एक लड़ाई हार चुका था। तो क्या जबरदस्ती में दबाव डालकर करवाए गए दस्तखत को कानूनी माना जा सकता है? ये वो सवाल है जो आज तक जवाब मांग रहा है। चलिए अब इसके आज के विवाद से निकलकर इसके खूनी अतीत में चलते हैं। कोह-ए-नूर की सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इसे कभी खरीदा या बेचा नहीं गया। इसे हमेशा ताकत के जोर पर छीना गया है। इसका सफर देखिए, काकतीय राजवंश से दिल्ली सल्तनत, फिर मुगलों के शानदार तख्ते ताउस की शान बना। फिर 1739 में फारसी हमलावर नादिर शाह इसे दिल्ली से लूट ले गया। वहां से ये अफगान साम्राज्य पहुंचा और फिर सिख महाराजा रणजीत सिंह के खजाने में। हर बार जब भी इसका मालिक बदला तो उसके पीछे जंग और खून खराबे की एक कहानी थी। और यहाँ एक बहुत ही अजीब सा पैटर्न नजर आता है। खिलजी, तुगलक, मुगल, यहाँ तक कि सिख साम्राज्य, जिस भी बड़ी सल्तनत ने इसे अपने पास रखा उसका पतन निश्चित हो गया। तो क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या कुछ और? और वो कुछ और ही इस कहानी का सबसे रहस्यमयी पहलू है। कोह-ए-नूर का वो बदनाम अभिशाप, एक ऐसा शाप जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ अपने पुरुष मालिकों पर ही असर करता है। कहते हैं 14वीं सदी के एक प्राचीन हिंदू लेख में साफ साफ चेतावनी दी गई थी, जो भी मर्द इस हीरे का मालिक बनेगा वो सारी दुनिया का मालिक तो बन जाएगा, लेकिन दुनिया की सारी मुसीबतें भी उसी की हो जाएंगी। इसे सिर्फ कोई भगवान या कोई औरत ही बिना किसी डर के पहन सकती है। और अगर इतिहास को देखें तो ये बात सच भी लगती है। शाहजहां, जिसे उसी के बेटे ने कैद कर लिया, नादिर शाह, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, और महाराजा रणजीत सिंह के वारिस, जिनकी मौतें भी हिंसा से हुईं। और दूसरी तरफ महारानी विक्टोरिया से लेकर क्वीन मदर एलिजाबेथ तक किसी भी ब्रिटिश रानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ब्रिटिश शाही परिवार ने इस किंवदंती को, इस शाप की कहानी को हमेशा बहुत गंभीरता से लिया है। यही वजह है कि जब से ये हीरा ब्रिटेन पहुंचा है, इसे कभी किसी राजा ने नहीं पहना, सिर्फ रानियों ने ही अपने ताज में सजाया है। अच्छा, चलिए अब इन कहानियों और अभिशापों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि विज्ञान इस हीरे के बारे में क्या कहता है। और हाँ, विज्ञान के साथ साथ थोड़ी पौराणिक कथाओं की दुनिया में भी झांकते हैं। देखिए, वैज्ञानिक भाषा में कोह-ए-नूर एक टाइप 2A हीरा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हीरो की सबसे शुद्ध, सबसे नायाब किस्म है। इसमें नाइट्रोजन की मिलावट बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये पानी की तरह साफ है और इसकी चमक का कोई मुकाबला नहीं। दुनिया में 2% से भी कम हीरे इतने शुद्ध होते हैं। जब इसे पहली बार ठीक से मापा गया था तब इसका वजन था 186 कैरेट्स। जरा सोचिए कितना बड़ा और प्रभावशाली रहा होगा। हाँ, इसकी कटाई पुराने भारतीय तरीके से थी, जो चमक से ज्यादा पत्थर के आकार को बचाए रखने पर जोर देती थी।
लेकिन फिर 1852 में प्रिंस एल्बर्ट के कहने पर इसे यूरोपियन पसंद के हिसाब से ज़्यादा चमकीला बनाने के लिए दोबारा तराशा गया और इस प्रक्रिया में इसका वज़न घटकर सिर्फ 105.6 कैरेट रह गया। यानी अपनी चमक बढ़ाने के लिए इसने अपना लगभग 43% वज़न खो दिया। खैर, विज्ञान तो अपनी जगह है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि इस हीरे की कहानी इंसानी सल्तनतों से भी कहीं बहुत ज्यादा पुरानी हो? क्या इसका रिश्ता सीधे पौराणिक कथाओं से जुड़ा हो सकता है? हिंदू पुराणों में एक दिव्य मणि का जिक्र आता है, स्यमंतक मणि, जिसे कहते हैं कि खुद सूर्यदेव ने एक राजा को दिया था। बहुत से लोग मानते हैं कि कोहिनूर असल में वही पौराणिक मणि है जो भगवान कृष्ण के समय से मौजूद है। अब इसका कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन ये सोच ही इस पत्थर को एक दैवीय पहचान दे देती है। तो हमने देखा कि कैसे इतिहास, विज्ञान, मिथक और राजनीति सब कुछ इस एक हीरे में आकर मिल जाता है, और यही वजह है कि इसका भविष्य भी उतना ही पेचीदा और विवादों से भरा हुआ है। तो आखिर में कोहिनूर को क्या कहा जाए? क्या ये एक पौराणिक मणि है या एक शापित खजाना? क्या ये विज्ञान का एक दुर्लभ अजूबा है या फिर साम्राज्यवाद और राष्ट्रीय गौरव का एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक प्रतीक? सच तो ये है कि ये इन सब का एक मिला-जुला रूप है। और यही सब बातें हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती हैं। इस हीरे की असली जगह आखिर है कहाँ? क्या ऐसे किसी म्यूजियम की तिजोरी में बंद होना चाहिए, या किसी रानी के ताज में सजना चाहिए, या फिर इसे सिर्फ इतिहास की किताबों में एक सबक बनकर रह जाना चाहिए? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम सब इतिहास को किस नज़र से देखते हैं।